62 अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 62 पहले बोल दिया था, ठीक है जी। कैसा रहा फिर ये टर्म टेस्ट? ये सवाल घर पे कर लिया था दोबारा? इस सवाल के अंदर हमने क्या कहा? हमने अपना बेसिक थीम याद रखा। हमने कहा जी एसिड जो आया है, ग्रांट उसकी मद में जो आई है, जैसे जैसे एसिड डेफिसिट हो वैसे वैसे ग्रांट इनकम में जाए, ठीक है। कंडीशंस का मीट होना ग्रांट को इनकम बनाने के लिए रूल है ही नहीं। डेफर्ड लाइबिलिटी बनाई है ना, लाइबिलिटी इनकम में फेंकने का तरीका एक ही है कि जिस एसिड की मद में वो ग्रांट रिसीव हुई है, जैसे जैसे वो डेफिसिट हो वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट इनकम बने। देखें बच्चों, ये बेल वाले सवाल में भी हमने ये बात देखी थी कि लैंड मिला था बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग जब बन गई तो कंडीशन मीट होकर ग्रांट सारी की सारी इनकम में नहीं डाल दी थी। हमने कहा था नहीं, उन्होंने लैंड बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है, अलॉटेड अ प्लॉट ऑफ लैंड, जिसको फेयर वैल्यू 100 के ऊपर रिकॉर्ड किया था, याद आ रहा है? ठीक है। हमने कहा था नहीं जी नहीं, बिल्डिंग जैसे जैसे डेफिसिट होगी, कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि बिल्डिंग बनानी है, तो कंडीशन पूरी हो गई तो फिर सारा इनकम बना दें? नहीं, बेसिक थीम क्या था? बिल्डिंग की मद में ही ये ग्रांट है, ये लैंड बिल्डिंग के लिए मिला है ना, तो बिल्डिंग डेफिसिट हो तो फिर इस ग्रांट को भी इनकम में डालें, ठीक है। कंडीशंस मीट होना ये डिसाइडिंग ये ट्रांसफर करने के लिए जो है वो रूल नहीं होता, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही था। कंडीशन 4 साल की थी। डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं? 1/4, 1 साल गुजर गया है, 1/4 25% इनकम बना लो। हमने कहा ना भाई ना, जिस एसेट की मद में आया, अगर वो 8 साल में 10 साल में इनकम में एक्सपेंस में आना है, तो इस ग्रांट को भी 10 साल में हम इनकम बनाएंगे। और नीचे एक लाइन भी लिखनी थी, क्योंकि एक नंबर उसका भी था, उन्होंने कहा था कमेंट करो, ठीक है। तो एक लाइन ये भी लिखनी थी कि प्रोपोज्ड ट्रीटमेंट ऑफ बाय डायरेक्टर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट एज डेफर्ड ग्रांट इज ट्रांसफर्ड टू इनकम ऑन द सेम बेसिस एज रिलेटेड एसेट इज डेप्रिशिएटेड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये एक लाइन अपने अल्फाज में कैसी भी लिख लेनी थी, उसका एक नंबर होना था, ठीक है। बहरहाल सवाल तो आसान था, समझ आ गया था। जिसने ये ग्रैब कर लिया था कि जी हमने इसको कंडीशन मीट करते हुए नहीं इनकम बनाना था, एसिड के साथ साथ, ठीक है। फिर कुरैशी स्टील सबसे मजबूत और बेमिसाल, ये सवाल कितने बच्चों ने घर जाके किया था? मैंने कहा था कर लेंगे, हो गया था। अब पर्चे में क्यों नहीं हुआ था? वहां दिमाग काम नहीं, तुम्हारा दिमाग वैसे भी काम नहीं करता। ये अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। सारा सवाल नहीं आया, कुछ ना कुछ तो किया होगा, कोई आधे बुझाते फिगर्स तो सही हो गए होंगे। अब देखो, इसी पर्चे के अंदर ये गवर्नमेंट ग्रांट वाला सवाल था, सवाल आसान था। अब यहां पे बदकिस्मती वाले क्लिक ना किए और खुशकिस्मती वाले क्लिक कर गए। 4 नंबर का सवाल 3 मिनट में होने वाला था, ठीक है। फिर पीपीई का नोट, भाई 18 नंबर में से 13-14 नंबर तो हर एक नहीं ले लिए उन्हें, आसान था। आईकेप का पर्चा ऐसा ही होता है। ये आईकेप के पर्चे में से मैंने कहा था आपको, रिसेंट टाइम में से मैंने ये सवाल उठाया है, ठीक है ना। तो कितने बच्चों ने इसको घर जाके किया था? हुआ? सोल्यूशन देखा आईकेप का डाउनलोड करके? कितने % से करके देखना था ना यार, फायदा क्या हुआ? अच्छा, कितने बच्चों ने 18 × 1.8 करके किया था इसको? अच्छा, ये अच्छे बच्चे, पास होने वालों का हाथ देख लो, हाथ देख लो, पास होने वालों के। सबको कहा था ये कल × 1.8 करो। अच्छा अब सुनो, जो सोल्यूशन आपने बनाया था उसको कितने बच्चों ने आईकेप के सोल्यूशन से मैच किया? अच्छा, आईकेप की मार्किंग स्कीम भी होती है, मार्क्स लगाए? मार्क्स लगाए तुमने? लगा लेने थे, मार्किंग स्कीम भी होती है। नहीं थी, साथ मार्किंग स्कीम अलग होती है ना। नहीं, आईकेप की वेबसाइट से क्यों नहीं लिया आपने? नहीं, सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन। अब रिजल्ट पिछला गुजर चुका है। अब यार ऐसे नहीं कहते होते, मेरा कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता, उसको नहीं पता ना। मुझे क्लास के बाद मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हमने डाउनलोड करना है, ठीक है। मार्किंग स्कीम को देख के मार्क्स लगाने थे। 18 में से जब 11-12 नंबर आने थे, आपका दिल इतना बड़ा हो जाना था, ठीक है। ये ना कहना है बीमारी होती है सर, दिल बड़ा हो जाना। ओके, अच्छा जी, MCQs हैं, जल्दी से इनको देखें। सोचता हूं आपसे पहली क्लास में आने से पहले ना आज ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा। जब क्लास होती है तो पता नहीं कुछ होता ही नहीं है। इसलिए तो कहता हूं कि कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लें अब साथ साथ हम जी। सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। अ प्लांट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.3। इसका आंसर था 0.7। कितने बच्चों का 0.7 ही आया था? अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं कि इसमें मसला है? ओके, एक भी बहुत है, 3-4 ने हाथ खड़ा कर दिया। सुनो,
अ प्लांट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.3 एट 31 दिसंबर 2021 और व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंपेयरमेंट लॉस ऑन प्लांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। यानी हमने 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। ये बंद तो नहीं हो गया भाई? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? प्रैंक हो गया आपके साथ? हाथ हिला दो कैमरे की तरफ देख के। हाइब्रिड वालों भाई आवाज बंद हो गई, अब आने लग गई है। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अब फिर आवाज चली गई है, फिर प्रैंक हो गया है। ओके, हाथ हिला दो, अब आवाज आ रही है। अब भाई मैं कुछ नहीं कर रहा है, कसमें। ओके, ऐसे रख लूं अब, फिर भी आवाज नहीं आ रही। अब भाई क्या करें, आवाज नहीं जा रही उनको, अब जा रही है, अब नहीं जा रही, ऐसे करके देखना शुरू कर देना आप, वो तो टाइम ही नहीं बचता। तो इसलिए मैंने सोचा आज पहले ही कर लो, जो टाइम बाद में बचेगा वो पढ़ लेंगे, ये जरूरी बात थी। हाँ भाई सही है, चलें, चलो जाओ फिर, चलें जी शुरू करें। और रिकॉर्डिंग ऑन है? अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया आपने? हाँ अच्छा जी, ये ऑनलाइन वालों ने भी सारी जो है ना ड्रामे देख लिए होने। फिर जी हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है किस दिन जी? एज ऑन 31 दिसंबर 21। ठीक है जी। इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए आपको पता है हम बुक वैल्यू निकालते हैं, फिर हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं जो कि होती है हायर ऑफ भी इधर ही लिख लो, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। ठीक है, ये सारा कुछ वर्किंग में करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू का आंसर सही है, वर्किंग नहीं की, साथ वाले का देख के भी लिख लिया है, सही है। ठीक है, और आंसर गलत है चाहे वर्किंग, देखो वो बेसिकली ना बाउंड नहीं है एग्जामिनर के आपको एमसीक्यू का आंसर गलत हो साथ वर्किंग आपकी तकरीबन सही हो, एक छोटी सी गलती हुई पड़ी हो जिसकी वजह से आंसर गलत हुआ हो, तो आपने गलत आंसर लिखा हो तो उसको नंबर दे, वो बाउंड नहीं है। को किसी को तरस आ जाए तो कहे यार सारी वर्किंग सही है बेचारे का, ये थोड़ा सा मसला हो गया तो चलो दे देता हूँ, वैसे ये मेरा नहीं ख्याल कि उसको नंबर देने चाहिए। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था ना किस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर करना है एमसीक्यू का, बताया तो था आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। आपने ऐसे क्वेश्चन 2 में लिखना था 1 और उसके आगे यूं लिखना होता है ऑप्शन सी, बस, इसके अलावा कुछ भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, और ये इकट्ठे ही होने चाहिए। हाँ 0.7 लिखना है तो लिख दें जी, तो नो ऑप्शन क्या मतलब? जिसका ऑप्शन ही ना हो उसका भी कोई तो ऑप्शन लिखा होगा बेटा, जो आंसर निकाला है उसको ऑप्शन ही निकला तो मतलब आपका फिर सोल्यूशन गलत होगा। हाँ, उसमें क्या करेंगे, उसमें आपने यूं लिख देना है, उसमें आपने लिख देना है ₹530 मिलियन। ये समझ आई? ठीक है, अच्छा सुने, अब मेरी बात तो सुनी नहीं आप लोगों ने पूरी। ऐसे ही आगे ऑप्शन किसी का ए है, किसी का ऑप्शन डी है, ये सारे ना इकट्ठे लिखने हैं साफ सुथरे करके सामने सामने। ये नहीं कि सी ऑप्शन लिखा और नीचे वर्किंग शुरू कर दी, सफा पूरा वर्किंग ही चलती रही। अब वो ढूंढ रहा है, कोई और भी एमसीक्यू है उसको दूसरा एमसीक्यू ढूंढना पड़ रहा है, फिर तीसरा फिर ढूंढना पड़ रहा है, फिर वर्किंग में से ढूंढना पड़ रहा है, क्या निकाल रहा है ये? नहीं भाई, साफ सुथरा अलग थलग करके ऐसे आपने एमसीक्यूज लिखने, जो वर्किंग अगर आपने करनी है और उसको रेफर करना भी है तो इस तरह से फिर आगे वर्किंग 1 वर्किंग 2 और वर्किंग्स फिर इकट्ठी रखें। तो 5 एमसीक्यू हैं तो 5 ही ऑप्शन होने हैं ना, 5 लाइनें छोड़ के वर्किंग शुरू कर दो। ये बड़ा मसला आ रहा है टेस्ट के अंदर, जो देखते हैं हम टेस्ट। ठीक है, बच्चा वो ऑप्शन लिखता है उसके बाद फिर वर्किंग शुरू कर देता है, फिर ढूंढते रहो एमसीक्यूज। एग्जामिनर को सहूलत देनी है जितना हो सके। ओके, नहीं जरूरी, गैर जरूरी है, लेकिन कभी कभी आंसर निकालने के लिए वो चाहिए तो होती है ना, तो करनी तो पेपर पे ही है और हाथ पे करोगे। क्वेश्चन पेपर पे जरा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कभी कभी वो बोल भी देते हैं आके। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे तो कुछ नहीं ना लिखना चाहिए, तो वर्किंग आपके पास आंसर सीट है सब कुछ करने के लिए, तो आपने 5 लाइनें छोड़ के छठी लाइन से वर्किंग शुरू कर देनी है बस। ठीक है, ड्राफ्ट शीट नहीं मिलती ड्राफ्ट शीट। ओके, सुने जी, सुने, सवाल करने में प्लीज। मैंने अभी दस्तगील वाला सवाल भी सारा डिस्कस करना है और डिस्क्लोजर तो आज फिर नहीं हो सके।
अ प्लांट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.3 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 21। चुप कर जाओ, 3.3। अच्छा, चूंकि ये एमसीक्यू है तो मेरा मशवरा है जरा राउंडिंग से भी परहेज कर लेना, ठीक है। वैसे रुपीज इन मिलियन भी यहां लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये वर्किंग है हमारी, हमें तो सिर्फ ऑप्शन निकालना है। अच्छा, उसके बाद कहता है इट्स फेयर वैल्यू इज 2.4 एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर 0.1। 2.4 माइनस 0.1 2.3 आ गया। वैल्यू इन यूज निकालने के लिए वो कह रहा है कैश फ्लोज फ्रॉम प्लांट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर आर एस्टिमेटेड एट 0.7 पर एनम। इनफ्लो या आउटफ्लो? उसने कह दिया कैश फ्लोज और लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो फिर यही अज्यूम करेंगे ये नेट कैश फ्लोज हैं और नेट कैश इनफ्लोज हैं, नेट कैश इनफ्लोज हैं, ठीक है। अच्छा, 0.7 हो गया और ये 0.7 4 साल तक आना है, तो 0.7 पे एनविटी का फॉर्मूला लग सकता है 1.1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4। 10% था ना रेट, ये देखें डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो 1.1 रेज टू पावर 0.7 आना है 4 दफा, -4। 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आ गया हमारा एनविटी के फॉर्मूला से 0.7 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। प्लस 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 चौथे साल के एंड पे इट विल बी डिस्पोज्ड फॉर 0.6 मिलियन। ये 0.6 मिलियन जो है ये एक दफा आना है, इसको सिंपल डिस्काउंट कर लें, 4 साल के लिए वापस ले आए, ठीक है जी। 2.6 आ गई वैल्यू इन यूज। सिखाया था ना ये काम, इसीलिए सिखाया था कि एमसीक्यूज के अंदर बैठ के फिर साल लगे 4 साल बना के फिर कैश फ्लोज नेट करते रहो और फिर उसके ऊपर डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते रहो, टाइम ज़ाया करते रहो। नहीं भाई, डिस्काउंटिंग पहले दिन ही ये सिखा दिया था आपको, ठीक है ना। ये सिंपल डिस्काउंटिंग और एनविटी का फॉर्मूला जी। 2.6 है तो इंपेयरमेंट लॉस 0.7, ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल सोर्सेज? सी और डी थे। क्यों? ए में कह रहा है एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, डिक्लाइन आ गया है, तो ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, लेकिन ये हमारे बस से बाहर है, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। हमारा क्या कसूर है एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ जाना या कम हो जाना? फेयर वैल्यू हमारे काबू में थोड़ा ही है, मार्केट फोर्सेस इसको डिटरमिन करती हैं, तो ये इंटरनल सोर्स नहीं है। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या कम हो जाए, हमारे बस में तो नहीं है, ठीक है। फिर एसेट डैमेज, हाँ ध्यान से कर लेते हैं। फिर एंटिटीज परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, हाँ भाई ध्यान से आप जो है वो एस्टीमेट लगाते ही आपका अपना कसूर है, ठीक है। तो दिस इज इंपेयरमेंट इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ना मैंने शाम वाली पोस्ट की क्लास के अंदर शुरू कर दिया था, लेकिन वो मज़े का कंक्लूड नहीं हुआ, यानी कि एंड पे क्लास एंड हो गया। वैसे मैंने देख लूँगा उस वीडियो को दोबारा, उस हिस्से को 15 या 20 मिनट लगे थे जो, ठीक है। तो आपके साथ एक वादा ये भी है कि ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे आती रहेंगी, वो तो ऐसे ही आती रहेंगी, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ रिलेटेड ऐसी बात तो है नहीं, एडिशनल ही होनी है। जैसे मैं IAS 36 के MCQs डिस्कस करता हूँ, 15-20 मिनट उस पर लगते हैं, वो अलग से एक वीडियो वो कट करके वो मैं अगले दिन बता दिया करूँगा आपको, वो अपलोड हुआ करेगी। वो आप सुकून से जब सोने के लिए लेटें, मोबाइल ऑन करें यूट्यूब पे, अच्छा हाँ ये बस इस तरह भी कर सकते हैं, वो एडिशनल काम ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा आप पे, इस तरह से चलता रहेगा। तो मैं देखता हूँ अगर आज मैं बात करूँ और दोबारा शुरू से करूँ और वो ज़रा अच्छे वाली वीडियो बन जाए थोड़ी सी, तो वो आपको दे दूंगा, नहीं तो फिर जो कल वाली है उसी को ही दे दूंगा। बाहर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट हो गई है, इत्तलान अर्ज है, इसलिए बता रहा हूँ कि फिर आप मेरी जान न छोड़ें। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप कहें सर रिवर्सल कहना, ठीक है। एक बड़ा ब्यूटीफुल MCQ था, ये बड़ा ब्यूटीफुल MCQ था, आई हैव लाइक्ड इट इन प्रीवियस क्लास जी। ऑन यकम जनवरी 19 आ कंपनी परचेज्ड आ पौधा एन एसेट फॉर 5 मिलियन अगेंस्ट विच रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 0.5। द कंपनी डिडक्टेड ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू डेप्रिसिएट सच एसेट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर 10 years। ऑन यकम जनवरी 21, 19 भी गुजर गया, 20 भी गुजर गया। ऑन यकम जनवरी 21 कितने गया? द गवर्नमेंट ग्रांट बिकेम रीपेबल ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अगर नहीं बोल रहा कि कितनी रीपेमेंट है तो समझो 100% रीपेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, 100%, ठीक है। अब वो कह रहा है रीपेमेंट वुड रिजल्ट इन
रीपेमेंट वुड रिजल्ट इन, पहले तो ये डिसाइड कर लें, चलो बाद में डिसाइड करते हैं, वर्किंग शुरू करते हैं। मैं ऐसे ज़रा वर्किंग शॉर्टकट सी बना लेता हूँ। हमने 1 जनवरी 19 को एक एसेट खरीदा था, कितने का? 5 का। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट, इधर देख इधर देख, एसेट डेबिट, मुंह देखी जा रहा है उसका, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई तो कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, फिर साथ ही हमने एंट्री की डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, एसेट क्रेडिट। तो यहीं पे मैंने नेट कर दिया ये सारा कुछ ही। तो एसेट को नेट कर दिया था हमने 4.5 पे आ गया ये, ठीक है, एसेट को हमने नेट कर दिया था। अब इस नेट एसेट को हमने डेप्रिशिएट किया होगा, कोई रेजिडुअल वैल्यू वगैरह तो है नहीं, ठीक है, डेप्रिशिएट करना है। उसने कहा जी स्ट्रेट लाइन पर ओवर 10 ईयर्स, तो 4 ये कोने पे पहली रो और दूसरी रो, बेटा ये इधर तक भी लिखा जाए नज़र आ रहा होता है, कंफर्टेबली नज़र आ रहा है बेटा, सही कम, नहीं तो थोड़ा सा ना आप पहली रो को और थोड़ा कम भरा करें जी। 4.5 डिवाइडेड बाय 10.45, मत राउंड करना क्योंकि MCQ है ना, ठीक है, तो वो पॉइंट्स में आंसर दिया हो तो ये ना उस वजह से मैच ना करे। बोलें 4.05 बुक वैल्यू आ गई। फिर 31 दिसंबर 20, इधर भी कुछ नहीं हुआ था, 21 के पहले दिन गड़बड़ हुई है, ठीक है जी। वही वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, दोबारा लिखने की भी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी। 0.45 और 3.6। अच्छा, अब रीपेमेंट हो रही है 31 दिसंबर 20, ये था ना, यही 1 जनवरी 21 भी बनता है। इस दिन आकर क्या हो रहा है? रीपेमेंट। अब याद करो, 2 तरह की गवर्नमेंट ग्रांट्स थी, एक जिसको हम डेफर्ड लायबिलिटी अलग रखते थे, उसकी सूरत में ये होता था कि हम कहते थे जिस दिन रीपेमेंट, कैश ने तो क्रेडिट ही होना है, कैश तो क्रेडिट होना है, कितने से? वो अगलों ने आके ले जाना है। अब 2 मेथड्स होते थे, अगर तो हमने डेफर्ड लायबिलिटी रखा हुआ था तो हम देखते थे कितना अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है अभी भी लायबिलिटी में, जितना इनकम में चला गया उसको छोड़ो, जो बैलेंस शीट में पिछले साल के एंड पे अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है वो कितना पड़ा है, उसको उठा के करते थे डेबिट। कैश होता था क्रेडिट मिसाल के तौर पे 0.5 से, और लायबिलिटी से इनकम बन चुका होता मिसाल के तौर पे 0.2, मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो वो 0.2 निकल चुका था, 0.3 डेफर्ड लायबिलिटी में डेबिट, और वो गवर्नमेंट फॉर फीट एक्सपेंस के नाम से एक फिगर डेबिट हो जाती थी, ठीक है। लेकिन हमारा ये केस डिफरेंट है, इसमें हमने एसेट की कॉस्ट को ही नेट किया हुआ था गवर्नमेंट ग्रांट से। तो जब इसकी रीपेमेंट होती थी तो आपको सिखाया था कि जैसे, इधर देखो, जैसे 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 ये क्या किया था, ये क्या एंट्री हुई थी, ये एंट्री डिफरेंट कलर से, जैसे 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 इसको नेट करते हुए एंट्री की थी, बोलो बोलो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, कहानी खत्म 0.5 से, और एसेट क्रेडिट। अब देखो ये तो कहानी खत्म हो गई थी ना, एक चीज क्रेडिट हुई थी वो डेबिट होकर खत्म हो गई, अब इसको दोबारा थोड़ी रिकॉर्ड करना है, अगलों ने पैसे वापस ले लिए हैं, ग्रांट की कहानी खत्म, ठीक है ना। तो वो जो क्रेडिट होकर डेबिट हो गया था वो तो पहले ही खत्म हो गया था। आज जब ये 0.5 पे किया है, ठीक है, आज जब ये 0.5 पे किया है, जरा एंट्री सामने सामने, ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है? 0.5 से क्रेडिट, गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं ना आपसे आकर। अब क्या कह रहा हूं मैं कि जी जब एसेट ग्रांट के आने पर नेट किया था तो उसे क्रेडिट किया था, तो आज फिर इस ग्रांट के रीपे होने पर इसको वापस क्या कर दो? डेबिट, ठीक हो गया। लेकिन साथ ही हमने ये कहा था एसेट बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, एसेट बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, बोलो हाँ, तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। याद आ रही है बात? मैं आपको कहा था ये 0.5 से जो एसेट क्रेडिट हो गया था, इसका मतलब 19 और 20 के 2 साल में ये 0.5 पर डेप्रिसिएशन चार्ज होने से रह गई थी, क्योंकि एसेट अकाउंट में से इसको क्रेडिट जो कर दिया था, एसेट जो कम कर दिया था, तो वो 2 साल की डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट हम पहले ही दिन खड़े होकर, ये एंट्री किस दिन हो रही है? ये 1 जनवरी 21 पर ये एंट्री हुई है, और इसी दिन खड़े होकर आप याद करो वो वाली एग्जांपल, इसी दिन खड़े होकर
हम एक और एंट्री भी करते थे कि जी जो पिछले 2 साल में, क्योंकि ये चेंज इन एस्टीमेट की तरह से चलाना है, पिछले 2 साल में जो डेप्शन कम चार्ज हुई है उसको अब चार्ज करो इसी दिन खड़े होकर। ये एंड पर तो फिर नई डेप्शन निकलेगी ना, वो अब इस साल के अंदर एसेट बढ़ने के बाद वाली होगी, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। वो इस वक्त रीपेमेंट के वक्त खड़ा हुआ है और इसी दिन के बारे में उसने पूछा था। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर एसेट बढ़ा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लें। डेप्शन बढ़ाने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने का मतलब अल्टीमेटली एसिड क्रेडिट होना भी तो होता है कि नहीं? एसिड क्रेडिट कर लो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर लो, कोई फर्क है? वो बोलो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस ये वर्किंग क्या सिखाई थी, मैंने कहा था ये 0.5 को पकड़ो और इसको डिवाइड कर दो 10 से। याद आ रहा है कितने साल कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 2 साल, तो इंटू 2 कर दो, आंसर इज 0.1 और 0.1। अब मुझे बताओ, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेना, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या थी? तो कहता है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कैरिंग वैल्यू बाय 0.5। देखो एसेट बढ़ा भी है 0.5 से, एसेट कम भी हुआ है 0.1 से। कैरिंग अमाउंट पूछा है उसने। कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू का मतलब क्या है? एसेट अकाउंट के अंदर इसी दिन खड़े होकर 0.5 ऐड बैक हुआ है और इसी दिन खड़े होकर 0.1 माइनस भी तो हुआ है, डेप्रिशिएट भी तो हमने किया था। याद करें, वो अपना पहला दिन वाला सवाल रीपेमेंट वाला ओपन करके देख लें बेशक, उसके अंदर यही एंट्री हुई थी। पहली एंट्री कैश क्रेडिट हुआ तो एसेट को वापस डेबिट करो। उसी दिन खड़े होकर कहा था ये जितने से एसेट बढ़ा है इतने पे पिछले 2, 3, 4 साल जितने साल से चला आ रहा था डेप्शन कम हुई थी, तो मैंने कहा था यूजुअल एसेट डिवाइड करके जितने साल गुजरे उससे मल्टीप्लाई कर दो और एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्शन या एसेट क्रेडिट कर दो। तो नेट में रीपेमेंट की वजह से इस दिन नेट में इंपैक्ट 0.4 का पड़ा है एसेट की कैरिंग वैल्यू। ठीक है, और ऐसी कैरिंग वैल्यू 0.4 से नेट में बढ़ गई है। तो इसलिए कैरिंग वैल्यू 0.5 से नहीं बढ़ी, कैरिंग वैल्यू 0.4 से बढ़ी है। ये बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगली बात आप कहोगे जी एक्सपेंस की बात नहीं की आपने। मैंने कहा यार क्या एक्सपेंस 0.4 से बढ़ा है? अल्लाह के बंदो, एक्सपेंस तो 4 फीट एक्सपेंस तो आता ही था जब डेफर्ड लायबिलिटी बनाई होता था ग्रांट को हमने, एसेट में से नेट नहीं किया होता था। ठीक है ना, एक्सपेंस का जितना इंपैक्ट है इस पूरी रीपेमेंट के अंदर वो सिर्फ 0.1 का है। 0.1 से एक्सपेंस बढ़ा है इस रीपेमेंट के दिन। वो क्या कह रहा है? रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग। अब रीपेमेंट ऑफ ग्रांट की वजह से या तो अगली डेप्रिसिएशन बदल सकती है, ठीक है, या ये डेप्रिसिएशन बदली है। एक्सपेंस के ऊपर तो इंपैक्ट यही है, बाकी तो सारा इंपैक्ट एसेट पे था। ये कैश भी एसेट है, इसको साइड पे कर दो, ये एसेट। ठीक है ना, तो 0.1 कहीं पे लिखा हुआ है, 0.1 था ही नहीं। ठीक है ना, तो फिर 0.5 से या 0.4 से एक्सपेंस तो हिट ही नहीं हुआ। ये कौन कंफ्यूज करता? जो ये कहते कि हम एसेट को बढ़ाते ही नहीं है जी, ये 4 फीट एक्सपेंस है, 0.5 से 4 फीट एक्सपेंस डेबिट हो गया, वो तो फिर 0.5 0.6 पे पहुंच रहे होते कहीं पे। ठीक है ना, तो भाई एक्सपेंस तो सिर्फ 0.1 से ही बढ़ा है इस दिन खड़े होकर, तो 0.1 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो सही ऑप्शन ही क्या था? एसेट की कैरिंग वैल्यू। कंफ्यूज करके 0.5 कुछ बच्चे लिख गए होंगे, लेकिन दरअसल पूरी कहानी है रीपेमेंट के दिन ही ये एसेट बढ़ा और पिछले 2 साल जो डेप्शन कम हुई थी वो डेप्शन चार्ज होने से एसेट इतने से कम भी किया हमने, तो बुक वैल्यू नेट में 0.4 से ही कम हुई है और बड़ी है। ठीक है, और सही है। ए ऑप्शन क्यों सही था? उसने कहा प्रेजेंटिंग होल ग्रांट एज अदर इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इज करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट का ट्रीटमेंट ये था, अलग से लायबिलिटी बनाओ, अलग से एसेट रखो और इनकम में लेकर आओ थोड़ा थोड़ा करके। एक्सपेंस से नेट करने का वास्ता ताल्लुक तो कोई है ही नहीं एसेट रिलेटेड ग्रांट का। देखो ये जो ऑप्शन था कि प्रॉफिट एंड लॉस के फेस के ऊपर आपने या तो इनकम अलग रखनी है या उसको रिलेटेड एक्सपेंस से नेट कर दो, ये तो ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस के साथ ही मामला था ना। एसेट रिलेटेड ग्रांट का प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या तो नजर आना होता था या नजर नहीं आना होता था, एक्सपेंस में से नेट होने का तो ताल्लुक नहीं था ना। और बोलो
एसेट रिलेटेड ग्रांट को लाइबिलिटी बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रांट इनकम बनाते जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो ग्रांट इनकम नजर आ रही है। दूसरा ऑप्शन क्या था, एसेट रिलेटेड ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से, बुक वैल्यू में से नेट कर लो और नेट एसेट को डेप्रिशिएट करके सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस लेकर जाते जाओ, ग्रांट का नामो निशान ही कोई नहीं। ये एसेट रिलेटेड ग्रांट थी। एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट में हमने कहा था लायबिलिटी बनाओ और आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाओ, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे उसे अलग से इनकम शो करो, या उसको प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे नेट कर दो रिलेटेड एक्सपेंस से। तो ये ऑप्शन किसके लिए था, ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस, जिसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड ने, जिन्होंने मैंने होमवर्क दिया था ना कि पढ़ लेना, एक नजर पढ़ा होगा अगर नोट्स को, तो उसमें लिखा भी होता ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस को ग्रांट रिलेटेड टू इनकम भी कहते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाने वाली जो फिगर होती है, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम ही जाते हैं, ठीक है। तो एसेट हो नहीं सकता था। फिर फॉरगिवेबल लोन, नहीं भाई, फॉरगिवेबल लोन तो आप जिस दिन आता है उसी दिन इनकम बनाते हैं, वो तो ना कोई रिलेटेड एक्सपेंस होता है उसका, ना ही कोई और चक्कर होता है, वो तो इनकम बन जाता है जिस दिन आपको फॉरगिव हो जाता है। असिस्टेंस तो कोई ग्रांट है ही नहीं इसकी, तो कोई, वो तो मशवरे दिए थे गवर्नमेंट ने, आके मशवरे दिए थे, तो हमने कहा था इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है, इसकी तो कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाती ही नहीं है असिस्टेंस की, तो ले दे के यही रह जाता था ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ठीक है। छड़ दो हुण जान टर्म टेस्ट की। दस्ता घी लिमिटेड, ओए मंडे तुम जाओ, ट्यूसडे तुम आओ जी। बच्चों, कितने बच्चों ने ये वाला अटेम्प्ट किया हुआ है? माशाल्लाह, हाइब्रिड वालों ने पढ़ना छोड़ा हुआ है। कितने बच्चों, ऊंचा हाथ खड़ा कर, नजर नहीं आ रहा मुझे, अब हाथ खड़ा कर दिए, ये पहली रो, दूसरी रो, ये दूसरी रो में जो लड़का बैठा हुआ है, किया हुआ है, बस हाथ खड़ा कर दिया है, चेक करने के लिए भेजूं होमवर्क? अब सर नीचे कर लिया तुमने, अच्छा। 31 दिसंबर एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे जी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे। तो ये देखें, हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं हमारे सिलेबस में, जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हमने बेसिक में बनाई थी ना, वो वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वो सिखाई उस वक्त क्यों थी, ताकि हर टॉपिक में आपको जो टॉपिक भी करें एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, और हम करते भी ऐसे ही आए हैं। हमने आगे 16 किया, उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने सीखे, फिर नोट बनाकर बैलेंस शीट तक पहुंचाया, इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचाया चीज़ों को। उसके बाद हमने एक्रूवल का टॉपिक किया, गालिबन नहीं, IAS 36 किया, उसके अंदर भी एक्सट्रैक्ट्स, इनकम स्टेटमेंट में ये जाना है, बैलेंस शीट में ये जाना है। फिर हमने IAS 23 शुरू करने से पहले एक्रूवल पे 3-4 दिन लगा दिए, एक्रूवल में भी हमने देखा इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। फिर आप बोरिंग कॉस्ट शुरू किया, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। हमारी कहानी यही चल रही है। गवर्नमेंट ग्रांट में आए जी, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, ठीक है। अब IAS 40 खत्म किया अभी हमने, ठीक है। डिस्क्लोजर्स पढ़ने हैं अभी उसके, और थ्योरी दिखानी है आपको कि बाकी सारा कुछ आता है। बहरहाल डिस्क्लोजर्स पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, नोट बना हुआ है, किसी वक्त 5 मिनट का काम है। उसमें भी हमने क्या देखा, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फुल फ्लैज अगर वो नहीं भी बनानी ना, तो हर टॉपिक के अंदर वो ये काम कर सकता है। ये 3 टॉपिक तो उसने यहां पे डाल दिए थे इस सवाल में, IAS 20, IAS 40, IAS 16 बनाओ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, उसने कहा। अब पूरी नहीं बनानी थी ट्रायल से, एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे, तो बनाने तो थे ना भाई, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे। ये एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल थोड़ा एक पहले भी किया, कौन सा किया था, ये बेल वाला भी किया मेरे ख्याल में 2-4 दिन पहले। उसमें भी क्या उसने मांगा था, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या जाना है। तो पता होना चाहिए, का नॉलेज पूरा होना चाहिए, हर टॉपिक में से कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट जानी, कौन सी बैलेंस शीट में, ठीक है। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दें, DL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात ना मैंने उधार करनी है आप लोगों के साथ, ठीक है। वो उधार क्यों करनी है, बस कुछ मजबूरियां होती हैं इंसान की, मेरी भी कुछ मजबूरियां इस वक्त, ठीक है जी। मैं उधार करूंगा, और उधार एक जंग है जो कि बंद है, चुप कर जाओ। देखें जी, असल कहानी तो ये है कि सुने, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट का नया नाम ना, ठीक है। इसके अंदर ना दरअसल तो 2 हिस्से हैं इसके, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी होती है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। मैं बताऊंगा ना आपको कुछ दिन में, 5
अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा देखें, उधार क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसके ऊपर आधा घंटा लगा सकता था बच्चों के साथ आज एक एंट्री सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन मसला ये होना था कि इसने आगे कहीं जाना नहीं था, ये बात कंक्लूड नहीं होनी थी। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी है FAR 2 में जाके, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाया ज़रूर करता हूँ, इसका फॉर्मेट और इसकी सारी साइंस लॉजिक सारा कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टॉपिक आपको करवाना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक करने के लिए ये का नॉलेज पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कल पढ़ा रहा हूँ तो मैं आज वो बताऊँ, लेकिन अभी बीच में एक करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक हमारा अगला एक हफ्ता पूरा उस पर लग जाना है। ये मेरी सोच है, एक हफ्ता लग जाना है, बाकी आप लोगों का मुझे पता ही है, कुछ भी कर देते हैं, वो 8 दिन लगा दें, 10 लगा दें, मेरे हिसाब से तो 6 दिन का वो काम है, 6 दिन से 7 दिन लग जाए, ठीक है। अब वो करते ही हमने मूव करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर, क्योंकि फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है या आगे स्टेटमेंट ऑफ या आगे वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला IAS 8 है या उससे आगे IAS 7 है या उससे आगे NPO है, तो उसमें ये रेक्टिफिकेशन ने साथ साथ चलना है। रेक्टिफिकेशन खुद भी इस दफा भी पेपर के अंदर रिसेंट टाइम के अंदर 7-8 नंबर का सवाल आया हुआ था करेक्शन ऑफ एरर का, पिछली दफा तो इंक्लूड किया उसने, पहले इंट्रो में होता था, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे यूज भी है। तो हर टॉपिक वो जो आगे यूज होना है यहां पर उस पर मेहनत करते जा रहे हैं। देखिए हमारा वो वक्त शुरू हो चुका है जिसमें वो कहते नहीं है मेहनत कम, वो क्या हींग लगे ना फटकड़ी रंग भी आए चोखा, वो वाला दिन शुरू हो गए हैं। मेहनत कम, वक्त कम, नंबर ज्यादा वाला काम। हमने ये खप के तकरीबन को 45 नंबर तैयार किए हैं, ठीक है। लेकिन ये 45 नंबर जो हैं, 40 को तो वैसे इस ग्रिड को कहता है ना 40, उसके बाद ये मैंने 5 डाले हैं, 10 भी हो जाते हैं। IAS 16 ने, गवर्नमेंट ग्रांट ने, हर टॉपिक के अंदर आगे भी पहुंचे होना होता है। तो उन टॉपिक्स के अंदर सिर्फ अब उन टॉपिक्स की साइंस सीखनी होगी, मुझे रीवैल्यूएशन नहीं सिखानी पड़ेगी। जाके IAS 1 के स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी सिखाते हैं, उसके अंदर रीवैल्यूएशन ने भी आना है। रीवैल्यूएशन मैंने सिर्फ ये सिखाना है आपको, रीवैल्यूएशन नहीं सिखानी पड़ेगी, ठीक है। IAS 8 के अंदर जाके मुझे रीवैल्यूएशन नहीं सिखानी पड़ेगी, मुझे करेक्शन ऑफ एरर नहीं सिखाना पड़ेगा, टॉपिक ये होते हैं। कैश फ्लो में जाके मुझे रीवैल्यूएशन नहीं सिखानी पड़ेगी, मुझे इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल नहीं सिखाना पड़ेगा, वो IAS 1 में सिखा के जाऊंगा। राइट इशू ये होता है, प्रीमियम ये होता है, बोन, तो हर चीज हर मौके पे आएगी और फिर उससे आगे ऐड होती जाएगी, ठीक है ना। तो पेपर तक फिर आप पूरा पैकेज बन चुके होते हैं, अभी आप पूरा पैकेज नहीं है, ठीक है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि OCI जो है, इसको इंशाल्लाह जब मैं आपको जिस दिन पढ़ाऊंगा ना, तो उस दिन मैं यूं कहूंगा, ये भी कह रहा हूं ताकि उस दिन कहूं, याद है ये कहा था, इसको कहा जाता है इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और OCI को कहा जाता है आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन फिलहाल इस बात को हम नहीं कर रहे, ठीक है। जरा पॉज कीजिएगा भाई। अच्छा जी, तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन तक, इंशाल्लाह ये आपके पास होगा, आपकी पॉकेट में होगा। लेकिन आज इस सवाल में जो फिगर्स आनी है वो मैं लिखूंगा ज़रूर, उनको एनसर्कल करके पेंडिंग करूंगा। इंशाल्लाह जब वो समझेंगे तो फिर हमें उसकी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नहीं जी, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। वैसे हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, उसने 19 और 20 दोनों साल की मांगी हुई है ना, देखें देखें, उसने कहा था 31 दिसंबर 19 के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ और शो कंपैरेटिव फिगर्स भी, ठीक है ना। तो 18 और 19 दोनों साल के, ठीक है। ये बहुत ऊपर नहीं चले गए हम, चलो ठीक है जी। तो फॉर द ईयर एंडेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना करती है जी फॉर द ईयर एंडेड इनकम स्टेटमेंट जो हुई आपके नज़रों में अभी तक, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 और 31 दिसंबर 18। पता है आपको अभी आज की क्लास के एंड तक क्या लगेगा कि हमने, अच्छा जी अच्छा, हमने अपना जितना भी पढ़ा हुआ था वो 2 दिन में रिवाइज किया। कल मैंने बोरिंग कॉस्ट और इम्पेयरमेंट भी आ रहा था, इम्पेयरमेंट का सवाल भी रिवाइज किया हमने, और आज हमने IAS 16, 40 और 20 रिवाइज कर लेना। तो ये बंच ही है, इसी तरह से इसको ऐसे ही संभाल के रखना जी, संभाल के रखा हुआ सर, समझा नहीं है, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है जी आपके सामने,
सबसे पहले क्या चीज आ रही है, किताबों में सवाल मौजूद है, खुदारा खोल लीजिए उसको। सबसे पहले एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, डीएल परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर 370 ऑन यकम जुलाई 17। व्हीकल्स हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 30। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 18 ऑन 31 दिसंबर 18 इज 302 एंड ऑन 31 दिसंबर 19 इज 290। ठीक हो गया जी। अब रीवैल्यूएशन मॉडल वाली वर्किंग करो, वर्किंग कर लोगे तो सारा कुछ इंशाल्लाह पहुंच जाएगा यहां पे एक्सट्रैक्ट्स में। ठीक है, तो 1 मिनट का काम है जी। वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन। देखो जी, नोट तो बनाना ही नहीं, नोट बनाया कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट ना पढ़ना। हाँ जी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। अब इधर देखें प्लीज, किस दिन खरीदा था हमने इसको? बेटा ये पहली 2 रोज के मुझे टेंशन रहती, यहां तक लिखा हुआ नजर आ रहा है? बस ठीक है। ये इन लोगों की तो मौजें लगी हैं जब से ये मेरी तबीयत खराब हुई, बैठ के हैं सामने। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वहां पे वापस। अच्छा जी, यकम जुलाई 2000, सर खुद देख लेना, सर खुद देख लें आप। 17, कॉस्ट कितनी है? 370। ईयर एंड 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर 17 पर डेप्रिसिएशन करनी है, तो भूल मत जाना 370 में से 30 माइनस करना था। और लाइफ है लेकिन पूरा साल नहीं, 6/12। जी बोलें, ये सारी बातें समझ आई हैं? किसी बात का, इनमें से किसी बात का किसी को अगर नहीं पता लगा तो वो किसी मुझसे पूछ ले। 353। ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 18 आना है, क्योंकि डेप्रिशिएट कब हो रहा है? 31 दिसंबर 18 पे, तो पहले 18 पर लेकर आएंगे। ठीक है, सही है। तो रीवैल्यू होना है तो पहले डेप्रिशिएट करेंगे तो ना मेरे दोस्त। इस वक्त ये एसेट पड़ा है 31 दिसंबर 17, ये यकम जनवरी 18 पे। मैं ये कह रहा हूँ पहले इसको लाओ तो सही। 31 दिसंबर 18 पे लाने के लिए पहले डेप्रिशिएट करोगे। सुन लो प्लीज, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय, बस अब फ्रैक्शन नहीं लगना। ठीक है जी। अब बुक वैल्यू आ गई 319। अब इसको आप करो कंपेयर रीवैल्यूड अमाउंट से। तो एक लाइन खाली छोड़ी आपने और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। कितनी है जी? 302। तो पहले ही दफा लॉस आ गया, 17 का रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। ठीक है जी। सीधा ही बारों बार प्रॉफिट एंड लॉस में नैरो नैर ठोकर। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 19 पर फिर रीवैल्यूएशन है, लेकिन पहले लेकर आओ इसको, डेप्रीशिएट करोगे। अब डेप्रीसिएशन के लिए मैं कहता हूँ 19 छुपा दिया करो, कंफ्यूज ना हो। अब 302 ने डेप्रीशिएट होना है और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है आपने 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर। यकम जुलाई 17 से 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 18 तक पूरा साल, तो ये हो गया 1.5 साल। लाइफ थी 10, निकल गई 1.5, तो रह गई 8.5, तो 8.5 सही है। लेकिन -30 जरूर करना। अगर बुक रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो जाती तो हम रिवाइज्ड वाली लेते, रिवाइज नहीं हो रही तो जो ओल्ड है फिर वो है, सवाल खामोश हो। तो यही सिखाया हुआ था। कितना जी? 32 की डेप्रीसिएशन है और नशर भी कर दो 8.5 जी +2। ठीक है जी। तो 270 और 15, इसको फिर रिवैल्यू कर लें। ये 31 दिसंबर
19 की डेप्रिसिएशन थी, तो बुक वैल्यू 31 दिसंबर 19 पर अब पहुंच चुकी है। ठीक है, अब एक लाइन फिर मजीद छोड़ेंगे और फिर करेंगे इसको रीवैल्यू। तो इतना आसान काम होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए आपको। ठीक है जी, रीवैल्यूड अमाउंट बताएंगे 290, तो 20 रुपए का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसने पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाकर, मेरे अल्फाज पे गौर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाकर इस लॉस को रिवर्स करना है और 5 का सरप्लस जो अभी भी सरप्लस बच गया वो आ जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। यहां पे सवाल को क्लोज करना है हमने, क्योंकि 19 पर ही हैं हम। अब 19 की डेप्रिसिएशन तो नहीं ना आनी। अब मेरा सवाल, अगर आपको कुछ याद हो ना, तो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाते हुए ये बात सिखाई थी। एक एमसीक्यू लिखकर ना मैंने आपको 3-4 चीज़ें उसमें से बताई थी। मैं फिलहाल बात करता हूं जी कि हमारा रेलेवेंट साल जो है वो 2019 है, समझो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये येलो, ठीक है ना, यही 19 का साल है ना। मुझे 19 और 18 दोनों चाहिए, लेकिन मैं ज़रा फिलहाल 19 से चलाता हूं बात को। ठीक है, तो वो पिछला 31 दिसंबर 18 है, वो पिछले साल का एंड है, उसको छोड़ो, हम फिलहाल सिर्फ 19 को सोच रहे हैं। मुझे बताओ, इस येलो डिब्बे को देखकर मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में स्पेशलाइज्ड व्हीकल पीपीई होता है ना, वो कितने पर नजर आएगा? इतना शक से बोलना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको चाहिए था आप बोलते 200, क्यों 31 दिसंबर 19 पर रीवैल्यू होकर ये 200 पर ही तो ये 290 पर ही तो आ गया। ठीक है, तो ये 290 कहाँ जाना है? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बल्कि यूं लिखें, ये जाएगा जी नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है जी, ऐसे भी ना लिखें, बल्कि ऐसे लिख दें। और मेरा अगला सवाल, बैलेंस शीट में कुछ और भी जाएगा? इधर बैलेंस शीट में कुछ और भी जाएगा? अब बताएं, रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां नजर आता था? इक्विटी में, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम आने वाले पढ़ लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स और साथ ही रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस भी साल के एंड पे 5 आया, जिसकी एंट्री हुई है एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और फिर मजीद कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, तो क्लोजिंग डेट पर भी यही पड़ा होगा, तो अगले साल ट्रांसफर की एंट्री आनी है ना। ठीक है, तो ये 5 रुपए जी, ये कहां नजर आएंगे? इक्विटी में। कहां नजर आएंगे जी? इक्विटी में रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। अब बैलेंस शीट के अंदर जो मर्जी एंट्रियां कर लो, ये 2 चीजें ही एंड पर नजर आनी है आपको। नहीं जी नहीं, हम तो चलेंगे 302 से। चलो भाई 302 से डेप्रिसिएशन करो 32 की, बुक वैल्यू पे आए। अब फिर ट्रांसफर की एंट्री करो, 32 को ट्रांसफर किया आपने, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री करो, वो एंट्री कर लोगे आप। सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली 290 और 5 पे पहुंचोगे। आजमा के देख लेना, लेजर्स बना लो। ठीक है ना, तो ये शॉर्टकट बताया आपको। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज जो है हमारी, अच्छा और भी आपको पता है एक चीज, यहां से येलो के अंदर से बैलेंस शीट तो हो गई, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है? कितनी डेप्रिसिएशन? ये कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ जा रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ, और यस, इसकी तो हम एंट्री करते ही नहीं थे बच्चों, ये तो कहीं नजर नहीं आता था आपको। इसको तो छोड़ो, ये जो इस साल के एंड पर 15 की एंट्री हुई है, ये एंट्री आप क्या किया करते थे जरा मुझे बताओ। ये एंट्री आप करते थे ना, इस साल की पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 32 से, इस 2 की एंट्री हम करते नहीं थे। याद करो, सारी बातें पड़ी हुई हैं। ठीक है, मेहनतें की हुई अब काम आ रही हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर तो नहीं खपना पड़ रहा ना आपको, तो थोड़ा ध्यान तो दिया करो। फिर 20 रिवर्स हो रही, पहले 32 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, फिर एसेट डेबिट 20, सरप्लस क्रेडिट 5, रिवन सरप्लस क्रेडिट 5, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 15। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है गेन्स से, इनकम्स से। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज मैंने पेंडिंग करनी है ना, ठीक है, वो पेंडिंग वाली चीज सिर्फ ये है, लिख आज भी दूंगा कि इसने जाना है ओसीआई में।
क्यों जाना है, ओसीआई क्या होता है, ये बातें इंशाल्लाह, आवाज आ रही है ना हाइब्रिड वालों, ये बातें इंशाल्लाह वक्त आने पर आपको पता लगेंगी। लिख दूंगा जब 10 दिन बाद ये कॉन्सेप्ट दूंगा तो आप जस्ट इसको मैं भी ओपन करके ये दिखाऊंगा, आप कहोगे नहीं जी इसको तो छोड़ें, आप इससे बहुत आगे हम निकल गए। एक सवाल को पकड़ेंगे, उसको 3-4 दफा रिवैल्यू कर लेंगे, कभी गेन लाएंगे, कभी लॉस लाएंगे, गेन पे गेन लाएंगे, लॉस पे गेन, गेन पे लॉस, सब कुछ करके उस सवाल में देख लेंगे और उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे, चेंज इन इक्विटी बना देंगे, तो इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा ना पूरा। तो उसका इंतजार है मुझे कि स्टेटमेंट इन इक्विटी के टॉपिक पे पहुंच जाए। बेटा बैलेंस को इक्विटी में लेकर जाना है, 5 को छोड़ो। 5 कहां जाना है ये समझो, यहां पे लिखा ही नहीं हुआ, ये है ही नहीं, समझो ये ओसीआई नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। जो मैंने यहां ऊपर लिखना है, क्योंकि मैंने सवाल तो पूरा करना है ना आज, तो वो लिखने में पेंडिंग करूंगा, उसके ऊपर लिखूंगा भी सही बड़ा बड़ा पेंडिंग जी। चलो जी काम हो गया हमारा, इतना सा तो सवाल था। 290 कहां नजर आएगा, 200, ये देखो, ये देखो, ये येलो आपके सामने है और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी आपके सामने है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आप चले गए, आपने कहा जी हम पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और यहां पे जाके हम लिखेंगे, और खुलो भी जा पाई, डेप्रीसिएशन स्पेशलाइज व्हीकल की जी। अच्छा जी लिखवा दें, कितनी लिखेंगे जी आप, कितनी लिखेंगे आप? सर हम 32 लिखेंगे। अच्छा भाई लिख लो 32। और कुछ? सर हम तो ये 15 का गेन भी लिखेंगे। आप रिवैल्यूएशन लॉस को लेकर आते होते हैं यहाँ पे, मैं कहा हाँ लेके आता होता हूँ, तो आज कोई बात नहीं, आप रिवैल्यूएशन गेन को ले आए। ये रिवैल्यूएशन गेन मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूं ताकि आपको समझ आए, पर्चे में लिख दो कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात गलत ना हो जहन में। कॉन्सेप्ट है आपको कि ये रिवैल्यूएशन गेन नहीं है, दरअसल ये प्रीवियसली बुक्ड लॉस का ही रिवर्सल हो रहा है, लेकिन गेन बोल दिया करो ताकि मसला ना हो, गलती ना हो। लिख भी दोगे तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट गलत नहीं कर लेना कि रिवैल्यूएशन के ऊपर फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जो पिछला लॉस रिकॉर्ड किया जस्ट उसको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। लिखो गेन, बेशक लिखना गेन ही है, कोई मसला नहीं। तो रिवैल्यूएशन हम लिख लेते हैं यूं, अगर रिवैल्यूएशन गेन होगा तो पॉजिटिव लिख लेंगे, यहां पर एक ही लाइन बचा लेते हैं ना, और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव। अब मुझे बताओ 19 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा होगा तो ये गेन है, क्रेडिट हो रहा होगा तो ये लॉस, या वर्किंग से समझो तो प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में लिखा हुआ आ रहा होगा तो ये एक लॉस है, और अगर प्लस में लिखा हुआ होगा तो ये गेन है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, अभी एंट्री बोली है, गेन आ रहा है, अभी एंट्री बोली है, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, ये गेन है पॉजिटिव, कितना 15, ठीक हो गया। उसके बाद मैं छोड़ता हूं उस 5 को, बाद में लिख लेंगे, वो हमारी डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। अगर ये बात ना भी पता हो तो 18 में से 16 फिर भी आ जाएंगे, मजे की बात ये है, ठीक है। आवाज आ रही है एबिट वालों? ओके जी। नॉन करंट एसेट्स में पीपीई नजर आएगा, पीपीई का नाम लिख दो, स्पेशलाइज्ड व्हीकल, कितने पर नजर आएगा? देखो भाई आप जितनी मर्जी दौड़ें लगा लो, लेजर बनाओ, एंट्रियां करो, 290 पे ही पहुंचना है आपने, मजे की बात ये है। तो भाई ये तो जिंदगी सुकून में, उसने वर्किंग कही नहीं, लेजर कहे नहीं, उसने कहा बैलेंस शीट के अंदर क्या जाएगा, हमने कहा 290 जाएगा, गल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इक्विटी, इक्विटी के अंदर चूंकि एक्सट्रैक्ट्स है ना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो हम नहीं लिख रहे, बस जो रेलेवेंट चीज हमारे पास है वही लिख रहे हैं। तो इक्विटी के अंदर क्या लिखेंगे जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस, किसका जी? स्पेशलाइज्ड व्हीकल का, कितना जी? और इसकी तो आप लेजर बना भी लोगे तो ये 31 नंबर 19 पे ये लेजर वजूद में आ रहा है पहली बार, ऐसे ही है ना, अपनी ओपनिंग तो 0 है, तो आपने एंट्री की एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 5 से, और 31 नंबर 19 था, यही क्लोजिंग में आ गया, यही आ रहा है, कोई ट्रांसफर हुई नहीं, वो सही है। नेक्स्ट, अब एक 5 रह गया है, इस बदतमीज को इधर लिख लो, ठीक है। यहां पे लिखोगे आप रिवैल्यूएशन, आप कहोगे 2 दफा आ रहा है, भाई ये समझ तभी आएगा ना जब ये कॉन्सेप्ट दूंगा, इसलिए फिलहाल इसको जस्ट लिख लो, सोल्यूशन पूरा हो जाए। मेरा दिल तो कह रहा है लिखूं ही ना, स्पेशलाइज्ड व्हीकल कितना जी? 5 का, ठीक है ना। तो इसको मैंने ऐसे करके डिब्बा लगा देना है, ठीक है, और इसको डिब्बा लगा के मैंने ये कह देना है जी ये पेंडिंग है, ओके, ये पेंडिंग है, ओके। और इसके साथ आप पूरी बात लिखेंगे कि पेंडिंग है, विल बी डिस्कस्ड आफ्टर 8 to 10 days इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टॉपिक। स्टेटमेंट इन इक्विटी लिखने को बहुत देर लग जाएगी, तो SOCIE लिखोगे आप, ठीक है ना, SOCIE टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज पेंडिंग, यहां लिख देता हूं पेंडिंग, यहां नहीं, यहां लिख देता हूं,
ठीक है जी, ये पेंडिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड व्हीकल इज ओवर। ठीक है, अब अगला काम है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उसकी ग्रांट का। ये ज़्यादा आसान है, वेयर हाउस में एक क्वेश्चन है, तो पहले मैं वेयर हाउस करता हूँ। क्लास एंड की तरफ जा रही है तो कल, ताकि दूसरे में मसला तो नहीं है, करवाऊंगा तो वो फिर भी, लेकिन कल वो बात रहती हो ना, आज जो है मैं ये वेयर हाउस पहले करवा दूँ। ठीक है, चलो जी। अ वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन कराया ऑन यकम जनवरी 18। प्रीवियसली वेयर हाउस वॉज इन यूज। की होया जी, की होया, हाँ जी, ये हुआ। पहले था पीपीई, अब बन गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट। उसके बाद ये आपको याद होगा, मैंने कहा था जब ट्रांसफर करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं ना, नीचे उसने अगली लाइन के अंदर 2-3 बातें लिखी हुई थी, जिनमें एक क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट को हम डेफर्ड लायबिलिटी बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखते हैं, और बाकी ऊपर वाली बात हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड IS 40 ने कहना है, मिस्टर IS 16 इसको आप पहले फेयर वैल्यू पर लाएंगे और फिर हमें देंगे। इसका मतलब ये एंट्री हो रही है ना यकम जनवरी 18 को, तो यकम जनवरी 18 पर फेयर वैल्यू ऑफ वेयर हाउस डिफरेंट डेट्स पे दी हुई है, वो कितनी है, 104। यानी ये वाली एंट्री 104 से ही होनी है। ये अब 104 पे पहुंचेगा कैसे, वर्किंग कैसे करें, ये बात तो मैंने अभी करनी है, पर ये जहन में रख लें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने डेबिट 104 से होना है। अब ये IS 16 का काम है कि उसको कैसे 104 पे लेके आता है, अपना रिवैल्यूएशन मॉडल लगा कर लाएगा उसको। ठीक है, तो चलो जी फटाफट वर्किंग करते हैं, फटाफट करते हैं, फटाफट वर्किंग 1 के बाद वर्किंग 2 आई है मार्केट में, और ये मैंने इसलिए ऐसे लिख ली, चलो डेट डाल ही देते हैं अब। डेट, डिस्क्रिप्शन, क्या नाम है इसका, व्हाइट हाउस, हाँ, पीपीई में क्या चीज है ये, वेयर हाउस, व्हाइट हाउस नहीं। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, चलो वो तो होना कोई नहीं, लेकिन चलो लिख लेते हैं, फॉर्मेट तो पूरा कर लेना। ओके जी, अ वेयर हाउस वॉज ऑन रेंट यकम जनवरी को, ऑन यकम जनवरी। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, कैरिंग वैल्यू ले लो, ले लो भाई ले लो, कैरिंग वैल्यू ले लो। हम इतने परेशान थे, यकम जनवरी 18 पर उसने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुक वैल्यू कितनी, लो जाओ, गो एंड किल द वेव्स। हमने कहा ठहरो ठहरो, हमें ये ट्रांसफर करना है इस दिन, पहले जरा IS 16 से रीवैल्यू करवाओ। हमने कहा उसका तो हमें तरीका आता है, यकम जनवरी 18 पर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, वो है 104, और 24 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, ये लो। अच्छा, अब इस दिन क्या करना है हमने, ट्रांसफर। क्या करना है जी, ट्रांसफर। जरा देखना भाई, जरा देखना, जरा देखना, ऐसे जरा देखना बस। वर्किंग 3, ये क्या बनने लगा है, कैसे पता लगा आपको, वाह जी वाह, लेजर। भाई मैंने आपको कहा था अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो ना फेयर वैल्यू पर, तो हमेशा लेजर बना लिया करना, आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी। अब मुझे बताएं, ये एंट्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा किससे होगी, 104 से। अब देखो 104 पे पीपीई पहुंच गया, ये देखो पीपीई है, पीपीई मैंने ऊपर लिखा भी सीधा, पीपीई कहां पे पहुंच चुका है, 104 पे। मैं इसको कह रहा हूं 104 से कर दो इसको क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कर दो डेबिट। एंट्री क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट। तो यहां पे कैश नहीं, यहां पे आएगा पीपीई, और यहां पे आएगी यकम जनवरी 18 की डेट। यहां पे क्या बचा, यहां पे कख नहीं बचा, यहां पे कख नहीं बचा। ये हमने क्या कर दिया, ये इधर देखो, इधर देखो, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड लिखना है तो लिख लो, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसलिए बुक वैल्यू अब कितनी हो गई इसकी,
इसी दिन। ओके, ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई है बच्चों? ठीक है। अब आगे तो काम आसान है, आगे तो काम आसान है। आगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। जो फेयर वैल्यू होगी उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेडजर में क्लोजिंग लिख लोगे। तो 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग इस दिन की फेयर वैल्यू, और 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग इस दिन की फेयर वैल्यू। सवाल में गिवन है 18 की 96, 19 की 15, 115। तो इधर देखो 96 और 115, लो सवाल खत्म। एक चीज सिर्फ रह गई थी ना जिसकी समझ नहीं आ रही थी, उसकी डिस्कशन कर लेता हूं मैं, वही करने लगा हूं। लेकिन देखो सवाल कैसे जल्दी जल्दी खत्म हुआ। बताओ जी, बताओ जी। 8 रुपीज इस तरफ आ गए, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर गई। अब जो भी है एंट्री से काम चल जाना था, लेकिन चलो सोच लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो ये तो फेयर वैल्यू लॉस है। नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले क्लोजिंग को ओपनिंग तो बनवाना था, ब्रॉड डाउन 96। अच्छा आप बताओ भाई, 19 है, बैलेंसिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, इनफ है इतनी बात। लेकिन चलो सोच भी लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो फेयर वैल्यू गेन है। अब ये हमारा सवाल पूरा हो गया। ठीक है, एक फिगर सिर्फ है मसला उसमें, लेकिन देखो पीपीई में तो कुछ नहीं ना बचा। ठीक है, अब हम इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले वेयर हाउस को रेड कलर से लेकर चलते हैं अपने सवाल में। तो मुझे बताओ ये कितना आसान था यार, याद करो। इतना आसान था, इतना आसान था। मैंने कहा था ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस है। ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये गेन है। उसके बाद मैंने कहा था बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगा 96 क्लोजिंग और 115। सवाल इज ओवर। तो आसानियां हैं, सीखते हुए चीजें मुश्किल होती है बेटा। एप्लीकेशन तो ऐसे तेजी तेजी से करना सीखेंगे ना हम। ठीक है, तो ये जी बता दें। और यार चल जाए, तेरी मेहरबानी यार, बार बार आ जाता है जी। फेयर वैल्यू लॉस है 8 का 18 में, और फेयर वैल्यू गेन है 19 का 19 में। ठीक है, तो फेयर वैल्यू हम यूं लिख लेते हैं, फेयर वैल्यू गेन होगा तो पॉजिटिव, और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव। 19 के साल में गेन है 19 का, और 18 के साल में 8 का लॉस है। ओके, फिर यहां पर पीपीई नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम है उसका, व्हाइट हाउस जी। 18 का क्लोजिंग 96 और 19 का 115, तो 115 और 96। इतना आसान, इतना आसान था ये। वर्किंग 3 सिर्फ बनाई हमने, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब अगली बात, ये 24 का सरप्लस भी अरोज हुआ है भाई। अब देखो इधर 18 के साल में हुआ था ना, 18 के साल में। ठीक है, 18 के साल में ये एक और मुसीबत इधर लिखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, रिवन सरप्लस किसका, वेयर हाउस का। कितना है जी, लें जी, ये भी ना असल में पेंडिंग करना है। ठीक है ना बेटा, मैं 1 मिनट इक्विटी में लूंगा, कैसे नहीं लेंगे जी, इक्विटी में कैसे नहीं लेंगे जी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये वाला ऐसे कर लेना, ऐसे ज़रा जी। हाँ जी, मुझे बताओ कि कितना अरोज हुआ, 24। ये 24 का इधर अरोज हुआ साल के पहले दिन। ठीक है, और यहां पर पार्क भी हुआ साल के पहले दिन। कितना जी, 24। अब यहां पर मेरा और आईकैप का, बल्कि मेरा नहीं, मेरे एक चंद उस्तादों का भी जो यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं, सबका हमारा ये मुश्तरका ज़रा थोड़ा सा इस पे फैसला ये था कि देखो 24 ने इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के तौर पे जाना होता है। मुझे बताओ कि ये वेयर हाउस कितना डेप्रीशिएट हुआ 31 दिसंबर 18 पे, बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इस मुँह सरप्लस का क्या करें, ये जहां है वहां है, जहां है वहां है, जब तक कि असल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती। जिस दिन असल में बिकेगी तो ये सारे 24 को उस दिन रिटेन्ड अर्निंग फेंक के रियलाइज कर लेंगे। अब इसका कुछ नहीं कर सकते। आईकैप ने ना इसको अपने सोल्यूशन में वो 18 साल जो भी रिमेनिंग लाइफ दी हुई थी ना, उसको यूज करते हुए दोनों साल पे डेप्सिट किया और क्लोजिंग डेट तक ये इक्विटी के अंदर उसको माइनस भी किया। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल भी यही है कि 24
24 नजर आता रहेगा अनलेस कि ये असल में बिक जाए। ठीक है, सही है जी, ओके। तो क्लास खत्म, बैठ रहे आप लोग, सर ने कुछ नोट करना होगा। ऐसे ही है सर, सर ने कहा नहीं आज नोट नहीं करना, छुट्टी जल्दी करो। अब इधर देखो, ये देखो, ये OCI में जो 24 है ये बस उस साल अरोज हुआ, लेकिन इसकी सारी डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक आएगा, ये कोई 7 से 8 दिन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब सुन लें आखिरी बात, अब जा तो आप रहे ही हैं, सर आ तो गए ही हैं, तो सुन लें, जाते जाते एक बात तो सुन लें। यहां पर क्या होना है, ये सबसे आसान था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 280 का आया है और गवर्नमेंट ग्रांट। एक तो ये अवेलेबल फॉर यूज वाला आपको पता है, जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो गया डेप्शन उस दिन करनी है, ना तो आने पर ना ही कमर्शियल प्रोडक्शन पर। ठीक है ना, सही है। अब जिस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है प्लांट की उसी दिन से गवर्नमेंट ग्रांट, चाहे बाद में आ रही है चाहे ये ना हो एसिड खत्म हो जाए और गवर्नमेंट ग्रांट अभी भी पड़ी हुई हो। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम फ्रैक्शन लगाना है आपने, जैसे आपने एसिड पे लगाना है वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट पे। ठीक है, इसके साथ ही आपने वो नोट का सवाल सामने रख के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर्स पढ़ के आने हैं। इंशाल्लाह मैं कल खुद भी पढ़ाऊंगा। पिक्चर क्या करनी है यार लेके, क्या करनी है पिक्चर लेके। ठीक है जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।